नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र यादव। आप देख रहे हैं रसायन गंगा का यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जीओसी का तीसरा लेक्चर, यानी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तीसरा लेक्चर, जिसमें आज बताया जाएगा आपको इफेक्ट। कौन कौन से ऐसे प्रभाव हैं जो प्रभावित करते हैं केमिकल रिएक्शन को, और केमिकल रिएक्शन से जो तैयार होता प्रोडक्ट उसके बारे में बताया जाएगा। जिसमें से एक है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है इंडक्टिव इफेक्ट। वैसे तो हैं 4 प्रभाव, लेकिन आज केवल एक प्रभाव को, यानी कि एक कारक के द्वारा जो प्रभाव उत्पन्न होता है उसी के बारे में बताने वाले हैं। इंडक्टिव इफेक्ट, जिसको बोलते हैं प्रेरक प्रभाव। चलिए शुरू करते हैं। प्रेरक प्रभाव। प्रेरक प्रभाव क्या होता है, प्रेरक प्रभाव की उत्पत्ति कैसे होती है, प्रेरक प्रभाव का यूज क्या क्या है, ये सारी चीज़ें आप जानेंगे आज इसी क्लास के अंदर। देखेंगे आज हमने बताया कि ये जीओसी यानी कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये तीसरा लेक्चर है। इसके पहले आपने देख ही लिया था। इसमें आज आपको देखना है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट वैसे जानिए, इंडक्टिव इफेक्ट जिसको हम हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं प्रेरक प्रभाव। प्रेरक प्रभाव, अब ये बिल्कुल नया है आपके लिए। प्रेरक प्रभाव, प्रेरक प्रभाव में कौन कौन से प्रश्न तय होते हैं, पहले उससे जानेंगे। पहला तो प्रश्न यही है कि प्रेरक प्रभाव होता क्या है। सबसे पहला प्रश्न ये है कि प्रेरक प्रभाव होता क्या है, और दूसरी बात अगर करें तो इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। ये भी प्रश्न अच्छा है कि इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। और तीसरी बात अगर कहें कि जब आपने इतना जान लिया प्रेरक प्रभाव होता क्या, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, इसका उपयोग क्या है। अगर ये 3 बिंदु आप क्लियर कर ले गए तो समझ लीजिए प्रेरक प्रभाव सब कुछ जान गए। प्रेरक प्रभाव होता क्या है, इसकी उत्पत्ति क्या है, इसका हमारे रसायन विज्ञान में उपयोग क्या है, इन तीनों बातों को जानेंगे एक एक करके। जैसे पहला है प्रेरक प्रभाव यानी इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है। चलिए इस छोटे से एग्जाम्पल को लेकर के बताएं कि प्रेरक प्रभाव होता क्या है। आप प्रेरणा जानते हैं, इंस्पायरेशन जानते हैं। एक सामान्य साहित्यिक शब्दों में कहा जाए, इंस्पायरेशन का मतलब होता प्रेरणा, प्रेरणा का मतलब होता प्रेरणा प्राप्त करके, किसी के द्वारा प्रेरणा को प्राप्त करके आगे बढ़ते रहना, वही प्रभाव आगे की तरफ बढ़ता रहे, कहते हैं इसको प्रेरक प्रभाव कहते हैं। लेकिन इस चीज़ को वहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर नहीं। यहाँ पर वही बात किसी और तरीके से पेश किया जाता है। कैसे है ये, पहले हम इसी बात को स्पष्ट करेंगे कि प्रेरक प्रभाव क्या होता है, व्हाट इज प्रेरक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, और दूसरा है इसकी ऑरिजिन कैसे होती है, और तीसरा इसका उपयोग। तो पहले समझिए प्रेरक प्रभाव होता क्या है। वैसे अगर आपको बताएं कि यदि कोई एलिमेंट ए है और दूसरा कोई एलिमेंट बी है, सपोज करिएगा दोनों किसी कोवैलेंट बॉन्ड से बंधे हुए हैं। यहाँ इस बात का और भी ध्यान देना है, ये कोवैलेंट बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। जो भी होगा ए और बी, हमने अभी लिखा एक जनरल सा एग्जांपल लिखा, ए और बी, जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, उसे कंप्लीटली ब्रेक नहीं करेंगे, इसमें पूरी तरह से ब्रेक नहीं करेंगे। केवल इतना समझिए, यदि बी की नेगेटिविटी कहीं ए से अधिक हो, बी की नेगेटिविटी ए से अधिक हो, तो धीरे से क्या होता है, आज के पहले आपने पोलराइजेशन देखा बताइए, धीरे से ये जो होता है इलेक्ट्रॉन मूव कर जाता है बी की ओर, और बी पर आता है आंशिक नेगेटिव चार्ज, और ए के ऊपर आ जाता है आंशिक पॉजिटिव चार्ज। तो ए और बी के बीच में जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है, धीरे से बी की ओर खिसक जाना, यानी कि पोलराइज्ड हो जाना ही कहलाता है पोलराइजेशन। अभी प्रेरक नहीं, अभी पोलराइजेशन कहते हैं इसको। इसको कहेंगे पोलराइजेशन, क्योंकि यहाँ पर अभी केवल 2 ही एलिमेंट हैं। अभी पहले आप पोलराइजेशन समझिए, ध्रुवणता समझिए। यहाँ लिख देते हैं, यह क्रिया जो है, यह क्रिया पोलराइजेशन कहलाती है। पोलराइजेशन कहलाती है। और यदि अब इसी को थोड़ा सा और मॉडिफाइड करें, जैसे ऐसे देखें CH3 CH2
CH2 सिंगल बॉन्ड यहाँ पर Cl कर दें। आप ध्यान से समझिएगा, देखिए सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, मेनली हमको इन दोनों स्थानों पर देखना है, क्योंकि इस कार्बन से ये कोई नेगेटिव एलिमेंट लगा हुआ है। जब किसी कार्बन से कोई नेगेटिव एलिमेंट लगा हुआ हो तो आप समझेंगे कि इसकी नेगेटिविटी क्लोरीन की अधिक होती है इस कार्बन से। तो होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन जो साजिक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है ये धीरे से पोलराइज्ड होगा क्लोरीन की ओर, क्योंकि इसकी नेगेटिविटी अधिक होती है। जैसे ये पोलराइज्ड होगा, बांड को तोड़ना नहीं है, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना है, बांड को तोड़ना नहीं है। इसके पास आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा जरूर, अभी समझाते हैं। यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा। अच्छा, ऐसा क्यों? अब प्रेरणिक प्रभाव यही आपको समझ में आएगा कि जो साजिक इलेक्ट्रॉन युग्म है ये Cl की तरफ मूव कर जाता है। Cl की तरफ जब मूव कर जाता है तो इसके पास जो आता है वो नेगेटिव चार्ज आता है, लेकिन Cl के जो जस्ट पास में होता है उसके पास उतना ही नेगेटिव चार्ज जितना इसके पास होता है, उसका विपरीत पॉजिटिव चार्ज CH2 के पास होगा। जैसे जैसे आप पीछे जाएंगे ये प्रभाव घटता हुआ चला जाएगा, मतलब प्रभाव रहेगा लेकिन प्रभाव जो पॉजिटिव का प्रभाव है ये घटता हुआ चला जाएगा। इसी को हम बोलते हैं प्रेरणिक प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। मतलब पॉजिटिव चार्ज यहाँ है और पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी है। अगर कोई यहाँ पर कार्बन की चेन और होती तो पॉजिटिव चार्ज वहाँ तक पहुँच जाता, मतलब कंप्लीटली तो नहीं पहुँचता लेकिन पार्शियल चार्ज जिसको बोलते हैं, पार्शियल चार्ज यानी कह सकते हैं आंशिक रूप से पॉजिटिव चार्ज ऐसे पीछे की तरफ बढ़ता हुआ चला जाता है। यानी मान जो होता है उसका वैल्यू होता है वो कम जरूर होता है, लेकिन पीछे की तरफ यहाँ जो फ्रंट कार्बन फ्रंट क्लोरीन के सामने होता उसकी पॉजिटिविटी अधिक होगी, लेकिन पीछे की तरफ जाएंगे इसी से प्रेरणा ले करके, इसी से इंडक्ट होकर के इसका पॉजिटिव चार्ज धीरे धीरे पीछे की तरफ घटता हुआ चला जाता है। ऐसे ही प्रभाव को हम क्या कहते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट या इंडक्टिव प्रभाव कहते हैं। गाइज आपको ये बात समझ में आ गई होगी, इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब होता बांड का ब्रेकेशन नहीं, बल्कि बांड का किसी नेगेटिव एलिमेंट की ओर पोलराइजेशन, और साथ साथ जो उसके साथ कार्बन चेन जुड़ा हुआ हो पॉजिटिव चार्ज का धीरे धीरे पीछे की तरफ मूव करना और उसकी वैल्यू की कम हो जाना ही ये इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। फिर से इस बात को हम क्लियर कर दें कि यहाँ पर क्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर शिफ्ट कराएगा, और ये जब शिफ्ट होगा तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसके पीछे जितने भी कार्बन की चेन लगी होगी उनके पास भी पॉजिटिव चार्ज होगा, लेकिन इस नंबर 1 वाले कार्बन की अपेक्षा नंबर 3 वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज कम होगा। इसी प्रकार से गाय धीरे धीरे कम होता हुआ पीछे की तरफ आ जाएगा, लास्ट में नगण्य हो जाएगा, मतलब नथिंग, कोई वैल्यू नहीं रहेगी पॉजिटिव की, लेकिन उसके प्रभाव से वो प्रभावित रहेगा। इसी को हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है कि बांड टूटने के बाद पॉजिटिव चार्ज का कार्बन चेन की तरफ पोलराइजेशन धीरे धीरे मूव कर जाना। अच्छा, एक बात और इसमें बता दें, हमने अभी कहा यहाँ पर बांड ब्रेकेशन नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। हमने कहा यहाँ पर बांड ब्रेकिंग नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर बांड पोलराइजेशन होता है। बांड पोलराइजेशन, हाँ बांड पोलराइजेशन ही कहिए, बांड पोलराइजेशन। देखिए बांड पोलराइजेशन का मतलब ये हो गया कि यहाँ से पोलराइज्ड हो जाएगा, ध्रुवित हो जाएगा, ये नेगेटिव की तरफ मूव कर जाएगा। और बांड पोलराइजेशन से होता क्या है, अणुओं की जो शेप एंड साइज होती है, या हम कह सकते हैं शेप एंड साइज में डिफॉर्मेशन आ जाता है, डिफॉर्मेशन आ जाता है। मतलब जो अपने सही फॉर्म में होते हैं, पोलराइजेशन होने से उनकी आकृति में विकृति आ जाती है। जो ओरिजिनल आकृति होती है वह ओरिजिनल आकृति नहीं होती, बल्कि उसमें विकृति आ जाती है, जिसको हम डिफॉर्मेशन कहते हैं। तो केवल डिफॉर्म हो जाते हैं, और इसीलिए ऐसे इफेक्ट को हम परमानेंट इफेक्ट भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है।
पूछा जाता है कि यह जो इंडक्टिव इफेक्ट है किस प्रकार का इफेक्ट है, तो आप कहेंगे यह एक परमानेंट इफेक्ट है। और परमानेंट इफेक्ट गाइस कब तक बना रहता है, इस बात को भी नोट करना होगा। परमानेंट इफेक्ट तभी तक बना होगा जब तक ये CX बॉन्ड बना होगा, यानी इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना होगा। बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, हमने लिखा पहले, बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, बॉन्ड पोलराइज्ड होगा, बॉन्ड ध्रुवित होगा, तब तक ये परमानेंट इफेक्ट बना होगा। और जैसे ही बॉन्ड ब्रेक हो गया तुरंत समझ लीजिए कि इसका पोलराइजेशन नहीं बल्कि बॉन्ड ब्रेकिंग हो गई, और बॉन्ड ब्रेकिंग होने से ये इंडक्टिव इफेक्ट नहीं रह गया। तो इंडक्टिव इफेक्ट होने के लिए क्या शर्त है, बॉन्ड का पोलराइजेशन होना जरूरी है, और बॉन्ड के पोलराइजेशन से उसके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो डिफॉर्मेशन हो जाते हैं, उनकी आकृति जो होती है डिफॉर्म हो जाती है, और साथ साथ ये कि CX बॉन्ड का ब्रेकेशन नहीं होना है। ये होता है इंडक्टिव इफेक्ट। अब चलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट की उत्पत्ति भी आ गई। उत्पत्ति का मतलब यहाँ से आपने जान लिया, और इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या ये भी जान लिया। अब आपको जानना है क्या इसका यूज है, या इसको ये भी जाने पहले इसके कुछ प्रकार भी होते हैं। जैसे जब पढ़ रहे हैं तो अच्छे से जानकारी लें, इसके प्रकार भी होते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट को वैसे रिप्रेजेंट हम I से करते हैं। यहाँ पर देखेंगे आप, इंडक्टिव इफेक्ट नोट किया जाता है I से, और साथ साथ ये जो I होते हैं दो प्रकार के होते हैं, +I और -I। यहाँ पर हम लिख देंगे जो ये इंडक्टिव इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट को I से नोट करते हैं, और जो ये I होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है +I इफेक्ट, यहाँ हम लिख देंगे +I इफेक्ट, और दूसरा है -I इफेक्ट। हाँ, +I इफेक्ट और दूसरा है -I इफेक्ट। देखिए +I इफेक्ट क्या है और -I इफेक्ट क्या है, इन दोनों को जानना जरूरी है। इंडक्टिव इफेक्ट को तो आपने बेशक I दिखा दिया, लेकिन इसको दो वर्गों में बांटा गया, एक +I इफेक्ट है और एक -I इफेक्ट है। देखिए जो +I इफेक्ट होते हैं, +I इफेक्ट ये जो है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का काम कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, या हम लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ऐसे लिख दें। और यहाँ पर ये जो -I वाले होते हैं इसको हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ग्रुप कहते हैं। ये होता क्या है इसे समझिए, मतलब जब कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ जाता है, इलेक्ट्रॉन दाता समूह जुड़ जाता है, तो +I इफेक्ट उत्पन्न होता है। और जब कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ग्रुप, इलेक्ट्रॉन कोई अपनी ओर खींचने वाला समूह जुड़ जाए, तो ये समझ लीजिए वहाँ पर -I इफेक्ट। देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे मान लीजिए ये कोई कार्बन है और इस कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, और इसके साथ यहाँ पर हम एल्काइल लगा देते हैं। ये हो गए एल्काइल, ये हो गए एल्काइल, ये हो गए एल्काइल। देखिए यहाँ पर जो एल्काइल ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। ये इसीलिए जितने भी एल्काइल ग्रुप होते हैं वो +I इफेक्ट को शो करते हैं। अच्छा ध्यान दीजिएगा, जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग करेंगे तो इलेक्ट्रॉनों का जो डेंसिटी होगा वो कार्बन पर बढ़ेगा, और आराम से ये जो होगा ये इधर पोलराइज्ड होगा इलेक्ट्रॉन। तो जब इधर पोलराइज्ड होगा, देखिए जितना आप आसानी से पोलराइजेशन कराएंगे वह कंपाउंड उतना ही स्टेबल होगा। यहाँ पर इसने यहाँ पर 3 एल्काइल ग्रुप लगे, और तीनों एल्काइल ग्रुप जो होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का काम करते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग काम करेंगे तो इसमें अच्छी स्टेबिलिटी भी आएगी। ये जो सारा मामला है वो स्टेबिलिटी के ऊपर है। ये हो गया। उसके बाद बात करें, यदि कहीं पर 2 R लगा दिया जाए, ऐसे कार्बन यही होगा, यहाँ पर एक H लगा दे, यहाँ पर एक R लगा दे, यहाँ पर X लगा देते हैं। अभी केवल समझिए कि कौन कौन से ग्रुप हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का काम करते हैं। यहाँ पर देखेंगे ये भी क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का काम किया है, क्योंकि एल्काइल है, एल्काइल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का काम करते हैं। ये भी पोलराइजेशन तो होगा, लेकिन इसकी अपेक्षा कम पोलराइजेशन होगा, क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है, बाकी ये इलेक्ट्रॉन दोनों देने वाले हैं। और पहले वाले में, जिसको आप 3 डिग्री कह सकते हैं, ये 2 डिग्री है एल्काइलों की संख्या के आधार पर। जब 2 संख्या होती है एल्काइलों की 2 डिग्री और 3 होती है 3 डिग्री,
तो जितने अच्छे से ये इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करके एक्स को डिफॉर्म करेंगे या एक्स में पोलराइज करेंगे, उतना अच्छे से ये नहीं कर पाता है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी जो होती अधिक होती है और अच्छे से ये प्लस आई इफेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ आप ऐसे करें कि जो R3C होता है, R3C होता है, ये बहुत अच्छे से यहाँ पॉजिटिव कर देते हैं, R3C पॉजिटिव, ये अच्छे से प्लस आई इफेक्ट को दिखाता है। उससे कम अच्छे से R2CH दिखा सकता है, उससे कम अच्छा जो है RCH2 दिखा सकता है। यानी कि एल्काइलों की संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी वो प्लस आई इफेक्ट ऐसे वैसे ही बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो आप जाने रहेंगे जितने एल्काइल होते हैं या एराइल जो समूह होते हैं, ये सब जो होते हैं प्लस आई इफेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब बात रही माइनस आई इफेक्ट की, कौन कौन से हैं जो माइनस आई इफेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो माइनस आई का मतलब हो गया कि जो समूह इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का काम करें, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ का काम करें, EWG का काम करते हों, वही होते हैं माइनस आई इफेक्ट। जैसे हम बात कर लें NO2 की, NO2 भी इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है। CH, ये CN हो गया, साइनो समूह हो गया, COOH हो गया, COOH हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, हाइड्रोक्साइड हो गया, OH ग्रुप, ये सब जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ग्रुप का काम करते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ग्रुप का काम मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने का काम करते हैं, और जब इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने का काम करेंगे तब भी पोलराइजेशन होगा, तब भी ये इंडक्टिव इफेक्ट पाया जाएगा। लेकिन ये इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो माइनस के फॉर्म में पाया जाएगा। जैसे हम बात करें यहाँ पर, ये बहुत अच्छे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ग्रुप होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं ये सब। यहाँ पर हम अगर कहें तो ये सब बढ़ते हुए क्रम में, जैसे एग्जांपल दें, यहाँ पर C लगा दें और यहाँ पर लगा देते X, क्योंकि पोलराइजेशन C और X के बीच में होना है, ये यहाँ पर ऐसे कर देते हैं, बैलेंसी पूरी हो गई। यहाँ पर हाइड्रोजन कर दिया जाए, यहाँ पर हाइड्रोजन कर दिया जाए, यहाँ पर हम कर देते हैं NO2। ध्यान दीजिएगा, अब ये NO2 क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। अब देखिए यहाँ पर कि ये समूह जो है, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को अपनी, या तो हम चाहे थोड़ा सा और बढ़ा दें समझने के लिए, ये थोड़ी सी संख्या और बढ़ा दें, चलिए एक कार्बन और बढ़ा देते हैं, अच्छा रहेगा ये NO2, या वहीं पर रखो ज़्यादा सही रहेगा, बहुत दूर न ले जाएं। NO2 यहाँ पर देख रहे हैं कि पहली बात तो ये यहाँ पर दोनों समूह जो आपको दिखाई दे रहे हैं, उसे दोनों समूह की पहचान करिए। यहाँ पर X में कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। NO2 एक विड्रॉ ग्रुप है ये, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने का काम इस हाइड्रोजन की अपेक्षा ये अच्छे से करेगा। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ग्रुप ये NO2 अच्छा है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, तो इसके पास जो है यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और यदि कार्बन की श्रृंखला यहाँ बढ़ा दें, तो यहाँ बढ़ा दें फिर बढ़ाते हुए चले जाएं, तो यहाँ पर धीरे धीरे पॉजिटिव चार्ज घटता हुआ चला जाएगा। तो अच्छे से खींचेगा, किसकी अपेक्षा, इसकी अपेक्षा, XHCCC, इसकी अपेक्षा अगर देखा जाए तो ये हाइड्रोजन की अपेक्षा ये वाला जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ग्रुप है ये आसानी से अपनी ओर, काफ़ी तेज़ी से अपनी ओर खींचेगा। पोलराइजेशन की बात करें तो X की अपेक्षा NO2 पोलराइजेशन ज़्यादा अच्छे से कराएगा। कहीं अगर कंपैरिजन करने के लिए दिया जाए NO2 और X दोनों में कौन सा अच्छा पोलराइजेशन कराएगा, तो आप NO2 कहेंगे, क्योंकि NO2 एक अच्छा माइनस आई इफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। बस इतना ही। ऐसे CN और COOH में आप तुलना करा सकते हैं। अगर कहीं पर CN है तो उसका पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, COOH है तो उसका पोलराइजेशन हाइड्रोजन की अपेक्षा ज़्यादा होगा, OH है थोड़ा सा कम होगा, ये सब ज़्यादा होंगे। तो पोलराइजेशन कराएंगे, जैसे जैसे पोलराइजेशन कराएंगे वैसे वैसे प्लस चार्ज पीछे की तरफ मूव करता हुआ चला जाएगा, और ऐसे इफेक्ट को हम माइनस आई इफेक्ट कहते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं यूज की। इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलते हैं अब बात करें अगर यूज की,
तो यूज में पहली बात करें तो यहाँ पर एल्किल हैलाइडों के रिएक्टिविटी की बात करेंगे ना, यूज की अगर बात करें, यूज देखिए पहला यूज है कि रिएक्टिविटी ऑफ आरएक्स की रिएक्टिविटी कैसे हम निर्धारित करेंगे किसी इंडक्टिव इफेक्ट से। तो ध्यान दीजिएगा, अभी जो इसके पहले आपने देखा था कि C सिंगल बॉन्ड X अगर हो जाता है तो बिल्कुल ये एल्किल हैलाइड का नेचर इसके अंदर आ जाएगा, क्योंकि C का मतलब एल्काइल के अंदर उपस्थित कार्बन हो गया। और यदि यहाँ पर हम R की संख्या को अभी कम कर देते हैं, चलिए कम कर देते हैं, तो ये जो ग्रुप है, जो एल्काइल ग्रुप आप देख रहे हैं, अभी हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है ये, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने के कारण ये प्लस आई इफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जब इलेक्ट्रॉन इसे डोनेट करेगा तो आसानी से पोलराइज्ड करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्स की ओर शिफ्ट करेगा। और यदि हम दूसरी बात करें, यहाँ पर 2 एल्काइल लगा देते हैं, 2 एल्काइल लगा दें, यहाँ पर एक्स है, देखिए पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्स की ओर होगा, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप 2 हो जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप 2 हो जाते हैं थोड़ी सी और आसानी हो जाती है। जब और आसानी हो जाती है तो पोलराइजेशन C और X के बीच जो इलेक्ट्रॉनों का होता है थोड़ा और आसान हो गया। जब और आसान हो गया तो कहते हैं स्टेबिलिटी इसकी और अच्छी आ जाएगी। और आगे बढ़ें, अगर एल्काइल की संख्या आप 3 लगा देते हैं तो यहाँ पर 3 लगा देने से पोलराइजेशन और आसान हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की ग्रुपों की संख्या बढ़ जाती है। तो रिएक्टिविटी की बात करें तो सबसे अच्छी स्टेबिलिटी इसमें आएगी, और स्टेबिलिटी का विपरीत रिएक्टिविटी होती है। मतलब रिएक्टिव ये होगा लेकिन स्टेबल ये होगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ऐसा हो जाने से ये कंपाउंड ज़्यादा अस्थायी है, ये कंपाउंड ज़्यादा अस्थायी है, ये थोड़ा सा अस्थायी कम है ये। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे कि स्टेबिलिटी इसकी इसी तरफ जो होती है बढ़ती हुई चली जाती है, क्योंकि आसानी से ये इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करते हैं। ये तो होगा पहला। और दूसरी अगर हम बात करें कि ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ का कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर हम बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिक स्ट्रेंथ की, यहाँ लिख सकते हैं, दूसरा इसका यूज है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की अम्लीयता, कैसे इसकी अम्लीयता निर्धारित होती है, +I से अथवा -I से, इन दोनों के द्वारा देखेंगे कैसे इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्लियर होता है। तो आप +I के बारे में भी जान गए हैं, -I के बारे में भी जान गए हैं, और ये भी देख सकते हैं HCOOH और RCOOH, इन दोनों में तुलना करा दे, आपको बेहतर जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पर पहली बात तो ये जान लीजिए कि एसिडिक स्ट्रेंथ होता क्या है, अम्लों की प्रबलता क्या होती है। अम्लों की प्रबलता का मतलब होता है कि एक अच्छे अम्ल वही हो सकते हैं जो बहुत आसानी से H पार्टिकल का रिलीज करते हों। जैसे यहाँ पर RCOOH अगर दिया गया है, यदि ये बहुत ही आसानी से H पार्टिकल को रिलीज करें, यानी इजीली H पार्टिकल रिलीज करे, तो समझ लीजिए ये गुड एसिड होगा, एक प्रकार का एक अच्छा एसिड होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा कि यदि कोई भी पदार्थ जो अम्लीय फॉर्म में हो या अम्ल कह सकते हो, आसानी से H पार्टिकल का रिलीज करता हो, तो समझ लीजिए कोई एक अच्छा अम्ल है। और दूसरी बात, अम्लता की पहचान के लिए H पार्टिकल त्याग करने के पश्चात जो उसका दूसरा वाला पार्ट हो,
यदि वह स्टेबल हो, उसकी स्टेबिलिटी अच्छी हो, तो समझ लीजिए कि वह भी एक अच्छा अम्ल है। हमने दो बात बताया कि एक अच्छे अम्ल की पहचान कैसे करेंगे, जो आसानी से H पार्टिकल को रिलीज कर दे, और दूसरी बात, रिलीज करने के बाद जो शेष हिस्सा बचा हो, जिसको आप बेस कहेंगे, जो इसका बेसिक भाग बचा हो, वह अच्छे से स्टेबल हो। अगर वो अच्छे से स्टेबल है तो भी समझिएगा कि एक अच्छा एसिड है, मतलब आसानी से H पार्टिकल का निकल जाना, अथवा उसका जो दूसरा वाला हिस्सा होता है उसकी अच्छी स्टेबिलिटी आ जानी ही एक अच्छे अम्ल की पहचान होती है। तो यहाँ पर RCOOH में हमें नहीं पता है कि RCOO नेगेटिव स्टेबल है या ये H पार्टिकल को आसानी से रिलीज किया है। हम कैसे इसकी पहचान करेंगे कि ये एक अच्छा अम्ल है? इसके लिए आपको ध्यान में रखना होगा इंडक्टिव इफेक्ट। तो जरा समझिए, यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक आपको बताते चलें कि देखिए RCOOH, यहाँ से H पॉजिटिव आसानी से तभी निकलेगा जब इसको कोई ढकेलने वाला मिलेगा। मतलब जब तक H पॉजिटिव धक्का नहीं पाएगा तो H पॉजिटिव निकल नहीं पाएगा। अच्छा, मान लीजिए धक्का दे करके आपने निकाल दिया, और ये जो समूह बचा हुआ है ये कुछ ऐसा करें कि इसमें स्टेबिलिटी आ जाए। इसका चाहे जिस विधि से स्टेबिलिटी को तय करने के लिए अनेक तरीके हैं, अभी केवल हम इंडक्टिव तरीके से ही करने वाले हैं, और नहीं तो फिर रेजोनेंस चेक करते, तो वहाँ अभी नहीं जाएंगे। अभी जितने इफेक्ट बचे हैं एक एक करके समझाएंगे। अब यहाँ पर RCOO नेगेटिव ऐसे लिख देते हैं, RCOO नेगेटिव, इसको आप स्टेबल कीजिए। यदि ये स्टेबल होते हैं तो समझ लीजिएगा इसमें एक अच्छी एसिडिटी है, अन्यथा नहीं है। चलिए इसी में हम तुलना करेंगे अभी +I को लेकर के और -I दोनों को लेकर के हम समझेंगे कौन स्टेबल करता है, कौन स्टेबल नहीं करता है। चलिए यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ये है कि HCOOH है, यहाँ पर इसे तोड़िए तो मिलेगा आपको HCOO नेगेटिव प्लस मिलेगा H पार्टिकल, और यहाँ पर RCOOH, और यहाँ पर कर लेते हैं RCOO नेगेटिव प्लस ये H पॉजिटिव, यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं इस प्रकार से। R के स्थान पर आप चाहें तो CH3 भी ले सकते हैं, थोड़ा समझने में आसान हो जाएगा। CH3COOH, और रिवर्स रिएक्शन कर सकते हैं ये CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। अब आपको बताना, चूँकि दोनों चीज़ें लगभग एक ही हैं, ये थोड़ा सा अलग है क्योंकि केवल हाइड्रोजन लगा हुआ है। आपको बताना है इन दोनों में सबसे अच्छा एसिड कौन सा होता है। तो सबसे अच्छे एसिड की पहचान तो आप +I और -I इफेक्ट्स कर लेंगे। यहाँ पर ये वाला हिस्सा ये हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर इस COO के साथ ये हिस्सा +R से जुड़ा हुआ है, मतलब R से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर भी आ रही है, कोई एल्काइल है, और अगर +R है तो ये शो करेगा ये प्लस, यानी कि ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम करता है। और जब इलेक्ट्रॉन ये डोनेटिंग ग्रुप का काम करेगा तो ये +I का काम करेगा। यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो -I का काम करेगा। अब आपको ये समझना है कि ये +I और ये जो -I दिखाई दे रहा है, इन दोनों में कौन अच्छी स्टेबिलिटी लाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि जब हाइड्रोजन ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने का काम करेगा, ये हाइड्रोजन इधर खींचेगा और ये हाइड्रोजन इधर खींचेगा, तो इसमें एक अच्छी स्टेबिलिटी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन खींचे हुए हो जाएंगे तो उतना ही ये अस्थायी होता हुआ चला जाएगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी ज़्यादा है। इस ऑक्सीजन के पास अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी ज़्यादा है, और जैसे ही इलेक्ट्रॉनों को कोई खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन को खींच करके इसके बल को कम कर देगा, तो इसमें स्टेबिलिटी आ जाएगी। और जब कोई इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा तो हाइड्रोजन बहुत आसानी से रिलीज भी होगा। दोनों फैक्टर समझिएगा। जब कोई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा, विड्रा करेगा ये, और साथ साथ जैसे विड्रा करेगा तैसे रिलीजिंग ऑफ हाइड्रोजन बढ़ जाएगा। तो जब दोनों हम परिस्थितियां देख रहे हैं
कि इलेक्ट्रॉन को विड्रा करने से इसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ रही है और इलेक्ट्रॉन को विड्रा करने से इसका रिलीजिएशन मतलब रिलीज बना हो भी आसानी हो रही है, इसके रिलीज आसानी से हो रहा है। तो कहने का मतलब एक अच्छा एसिड कितना ये व्यवहार करेगा। जबकि यहाँ देखा जाए कि यहाँ पर क्या आया है, नेगेटिव चार्ज आया है। अब देखो इसके सिर पर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का काम कर रहे हो। एक तो इसके पास पहले से ही भार है और दूसरी बात आप इसके ऊपर और भार दे रहे हो। देखो यहाँ पर ये है ना, ये एल्काइल इसके ऊपर और इलेक्ट्रॉन मतलब थोप दे रहा है। तो जरा बताइए, पहले से यदि किसी के सिर पर इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है और ला करके आप उसी के ऊपर और इलेक्ट्रॉनों को रख देते हैं तो ये तो बिल्कुल बैठ जाएगा, मतलब इसकी स्टेबिलिटी खराब हो जाएगी, अस्थाई रह ही नहीं पाएगा। और गाइस जब अस्थाई नहीं रह पाएगा तो ये H पॉजिटिव को त्यागेगा कैसे, मतलब ना तो ये H पॉजिटिव को त्याग सकता है और ना तो इसकी अस्थायित्व आसानी से आ सकती है। इसलिए जो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो वीक होगी और ऊपर वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी अच्छी होगी। गाइस ये बात आपको अच्छे समझ में आई होगी। हमने जो बताया उसको केयर करिएगा कि यहाँ पर H पार्टी जो हाइड्रोजन देख रहे हैं, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, अपनी ओर विड्रा कर रहा है। और जैसे विड्रा करता है तो इसके जो इलेक्ट्रॉन ऊपर दिखाई दे रहे हैं थोड़े से हल्के होते हैं, मतलब हल्का फील करते हैं और ये H पार्टी आसानी से रिलीज होता है। दोनों काम यहाँ पर हो रहा है, आसानी से रिलीज हो रहा है और ये जो कार्बोक्सिलेट आयन जो बचा हुआ है ये आसानी से मतलब कह सकते हैं अस्थाई भी हो रहा है। जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के डोनेशन से, इलेक्ट्रॉनों के देने से इसकी समस्या भी बढ़ रही है और ये आसानी से रिलीज भी नहीं होता है। इसलिए इसकी स्टेबिलिटी जो होगी लो होगी, यानी इसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगा वो वीक होगा। इसी प्रकार से अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल की, आप बिल्कुल वीडियो को पॉज करके समझ सकते हैं, इसको रोक रोक करके देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे अगर बात करें, ये दिया जाए CH3CH, यहाँ पर Cl, यहाँ पर ऐसे करें COOH की बात कर लें और यहाँ पर CH3, यहाँ पर Cl कर लें, यहाँ पर Cl कर लें, यहाँ पर COOH। गाइस यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये जो Cl आप देख रहे हैं और CH3 देख रहे हैं, दो ग्रुप यहाँ पर लगे हुए हैं और यहाँ पर COOH है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर आपका लगा हुआ Cl, यहाँ पर Cl और ये जो है COOH है। तो यहाँ पर COOH जब टूटेगा तो निश्चित है H पॉजिटिव का रिलीज करेगा और इतना हिस्सा जो है वो नेगेटिव बनेगा। अब यहाँ पर जो I दिखाई दे रहा है ये इलेक्ट्रॉन विड्रा है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इसे आपको समझना है। देख रहे ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, लेकिन ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रा ग्रुप है। और जब इलेक्ट्रॉन विड्रा ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा तो कुछ तो स्टेबिलिटी लाएगा। लेकिन इसमें देख लीजिए ये इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह एक है लेकिन इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला समूह दो है। जब दो तरफ इलेक्ट्रॉनों का कह सकते हैं बिखराव हो जाता है, इसमें अस्थायित्व कुछ ज़्यादा अच्छे से आ जाता है और ये पॉजिटिव आसानी से रिलीज होगा। तो गाइज यहाँ पर भी इसकी स्टेबिलिटी और इसकी एसिडिक रिएक्टिविटी अधिक होगी और इसकी एसिडिक रिएक्टिविटी कम होगी। तो गाइज बस इतना ही, ऐसे ही आपको इंडक्टिव इफेक्ट समझना है। बहुत आसान सी टॉपिक रही, लेकिन ये रहा कि आप एसिडिक स्ट्रेंथ भी जान गए और रिएक्टिविटी आप एल्किल हैलाइड भी जान गए। हमें विश्वास, आप लोग चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। बहुत कुछ तो नहीं लिखा है, बस केवल आपको समझाने का केवल प्रयास किया है, थ्योरी नहीं लिखवा रहे हैं, बस केवल समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप समझिए केवल अच्छे से, वही आपके लिए पर्याप्त है। तो आज का क्लास यहीं पर इंडक्टिव इफेक्ट कंप्लीट होने के साथ कंप्लीट किया जाता है। मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, जिसमें अभी अब कुछ बाकी है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हो गया और एक है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है, मेजोमेरिक इफेक्ट है। सारे इफेक्ट को बताएंगे हम और अच्छे से बताएंगे, इस चीज़ को क्लियर करके ही छोड़ेंगे जैसे आज आपको इंडक्टिव इफेक्ट बताया गया। आप अच्छे से क्लास को देखते रहिए, शेयर भी करते रहिए लोगों के पास। चैनल पर यदि नए होंगे तो उसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर लाइक करते रहिएगा और खूब मस्ती के साथ पढ़िए। आपको रसायन चैनल बहुत अच्छे से पढ़ाने के लिए बिल्कुल तत्पर है। हर चीज़ रसायन विज्ञान में जितने मतलब कि टॉपिक्स हैं, हर टॉपिक्स को आपको अच्छे से प्रोवाइड किया जाएगा। तो थैंक यू सो मच। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।